नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है जीएस विद लोकेंद्र सिंह, जहां पर हम लोग बहुत शानदार तरीके से दो क्लासेस का संचालन कर रहे हैं। एक है आप लोगों के लिए सुबह 9 बजे इंडियन पॉलिटी और एक शाम को 4 बजे एमपीजी के। तो ये वाली जो हमारी क्लास है वो एमपीजी के से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एमपीजी के कवर करवा रहा हूँ। एमपीजी के जो मैं आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ उसके अंतर्गत आज आप लोगों की जो क्लास है वो खनिज संसाधन से संबंधित आप लोगों की क्लास है। और इसके अंतर्गत आज हम लोग कोयला क्षेत्र जो है उसके विषय में महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो भी मेरी क्लासेस हुई हैं आप लोगों के लिए, उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ाया हुआ है दोस्तों। और क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, धात्विक अधात्विक। इसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को खनिज नीति पढ़ाया हुआ है। फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैग्नीज, उसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने आप सभी लोगों को समझाया हुआ है कि मैग्नीज से रिलेटेड क्या क्या बातें हुई हैं। फिर उसके बाद में तांबा पूरा अच्छी तरीके से हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, उसके हर एक खदानों के विषय में हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद में लोहा पढ़ा हम लोगों ने, लोहे की इंपॉर्टेंस, बॉक्साइड और कोरंडम और हीरा और भी बहुत सारे खनिज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो पुरानी जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं उनमें जाकर के आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगी। और जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस विथ लोकेंद्र सर। आप लोग जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वह है हमारा कोयला, मतलब कि कोयले से संबंधित आज हम लोग इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेने वाले हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी है दोस्तों कोयला। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, जितने विद्यार्थी क्लास के अंतर्गत अभी क्लास को देख रहे हैं कोयले की सभी हेडिंग डाल लीजिएगा। क्लास के अंतर्गत ही लिखने का प्रयास करेंगे। क्लास के अंतर्गत ज़्यादा फास्ट नहीं चला जाएगा, इतना ही फास्ट चला जाएगा जिसमें आप लोग अपना नोट्स आराम से बना सके। अगर किसी का कुछ छूट भी जाता है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। उसमें से जाकर के आप लोग बाकी का बचा हुआ नोट डाउन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों जीएस विथ लोकेंद्र, जीएस विथ लोकेंद्र सर, है ना। इसको जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें 1620 के आसपास सब्सक्राइब जो है ज्वाइनर्स हैं, 1620 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। उसमें जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो है कोयले से रिलेटेड चीजें, तो आप लोगों ने हेडिंग डाली लिया हुआ कोयला। कोयले की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद में कोयले की खदानों और कोयले के क्षेत्र के विषय में मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोयला ईंधन और शक्ति का महत्वपूर्ण सोर्स है दोस्तों। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, कोयला ईंधन और शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो क्यों महत्वपूर्ण स्रोत है, किस तरीके से? कोयला दोस्तों, जनरली हम लोग जब बातें करते हैं तो कोयले के विषय में ऐसा सोचते हैं कि कोयले के माध्यम से रेस्टोरेंट्स के अंतर्गत खाना बनाया जाता होगा, कोयले के माध्यम से ईंट की भट्टियों के माध्यम से ईंट बनाई जाती होंगी, और अलग अलग जगह पर जला करके अलग अलग काम उसके माध्यम से किया जाता होगा। लेकिन दोस्तों इसका बहुत बड़ा यूज है कि कोयला जला करके और जो आपका विद्युत है वो उत्पन्न किया जाता है, जिसको हम लोग ताप विद्युत कहते हैं। एनटीपीसी आप लोगों को पता होगा, एनटीपीसी मतलब कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के नाम से जाना जाता है। ये कोयले के माध्यम से टेम्परेचर उत्पन्न करता है, टेम्परेचर उत्पन्न करके फिर उससे पानी से भाप बनाता है, भाप को टरबाइन पर डालता है, टरबाइन घूमता है, उससे शाफ्ट कनेक्टेड होती है, जनरेटर घूमता है फिर, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो ये हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि शक्ति का महत्वपूर्ण सोर्स है। जनरली जो कोयला मिलता है दोस्तों वह गोंडवाना युग की चट्टानों के अंतर्गत ही मिलता है, और गोंडवाना युग की अवसादी चट्टानों में यह पाया जाता है। अब मैंने आप लोगों को जब चट्टानों का अध्ययन करवाया है तो मैं आपको दो प्रकार से चट्टानों का अध्ययन करवाया हुआ है। एक तो निर्माण काल के आधार पर कि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है, जैसे कि आर्कियन युग की चट्टानें, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप, टर्शियरी क्रम की चट्टानें, ये अलग अलग समय पर बनने वाली चट्टानें हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों को मैंने निर्माण प्रक्रिया के आधार पर भी चट्टानों का अध्ययन करवाया हुआ है, और वह आग्नेय, अवसादी और कायांतरित।
कि आग्नेय जो है वह ज्वालामुखी के लावा से बनती है, उसके टूटने से अवसादी चट्टान बनती है, और आग्नेय और अवसादी के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर क्रिया करता है तो कायांतरित चट्टान बनती है। ठीक है, तो ये जो कोयला है वो किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है? कोयला जो है गोंडवाना युग की चट्टान और गोंडवाना में भी अवसादी चट्टानों के अंतर्गत मिलता है। गोंडवाना के अंतर्गत भी अगर आप लोग बात करोगे तो ये अवसादी चट्टानों के अंतर्गत दोस्तों पाया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश जो है उत्पादन में कौन से नंबर पर आता है और भंडारण में कौन से नंबर पर आता है। ये आप लोगों का प्री के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है ना, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश उत्पादन में जो है कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है, तथा भंडारण की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश भंडारण में 5वें स्थान पर आता है। उत्पादन में हम लोग 4th नंबर पर है, जबकि भंडारण में हम लोग 5वें नंबर पर है। पूरे भारत के अंतर्गत यहाँ पर बात हो रही है। फिर कोयला मंत्रालय, जितना जितना नोट डाउन, जितना जितना मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ उतना उतना आप लोग नोट डाउन करते जाएं, आपके नोट्स शानदार बन जाएंगे। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश में 27,987 मिलियन टन कोयले के भंडार है। अब ये अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट कोल मिनिस्ट्री बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, इट मीन्स कि बिल्कुल एकदम एक्यूरेट डेटा होगा, एकदम सही डेटा होगा। आप और कहीं पर आपको और कुछ डेटा मिले तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट कोल मिनिस्ट्री हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश के अंतर्गत 27,987 मिलियन टन कोयले के भंडार है। अब जो कि देश में, अगर हम लोग देश के अंतर्गत टोटल 100% कोयला मानते हैं तो उसमें से कुल कोयला भंडार का ये 8.77% है। मतलब देश के कुल कोयला भंडार का यह 8.77% दोस्तों है। नोट डाउन करते जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी जगह से आप लोगों के प्रीलिम्स के प्रश्न बन सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश में कोयला कितने क्षेत्रों में पाया जाता है। तो वितरण की दृष्टि से प्रदेश में कोयला क्षेत्र 2 भागों में विभाजित है। अब ये भी प्रश्न आप लोगों से प्री के अंतर्गत हो सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने कोयला क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 2 कोयला क्षेत्र हैं। पहला कोयला क्षेत्र है जिसको हम लोग मध्य भारत कोयला क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और दूसरा कोयला जो क्षेत्र है वो है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। पहला कोयला क्षेत्र है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, और दूसरा जो कोयला क्षेत्र है वह है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ओके, एक मैप में बना देता हूं आप लोगों को, जहां पर ये दोनों कोयला क्षेत्र आप लोग बना लीजिए। फिर उसके बाद इन दोनों कोयला क्षेत्र को हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं, अर्थात के मध्य भारत कोयला क्षेत्र को डीप में पढ़ेंगे तो उसका एक अलग मैप बनाएंगे। फिर सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को हम लोग डीप में पढ़ेंगे तो उसका एक अलग मैप हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक मैप इन दोनों का आप लोग कॉमन बना लीजिएगा जल्दी से फटाफट, और छोटा सा एक मैप बना लीजिए। मैप जब भी बनाए दोस्तों तो अपने हाथों से ही बनाए, क्योंकि मेंस के अंतर्गत आप लोगों को मैप बनाना पड़ेगा, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कुछ तो चलने वाला है नहीं, है ना, तो मतलब हमको खुद ही बनाना पड़ेगा। मध्य भारत कोयला क्षेत्र इस लोकेशन के ऊपर पड़ रहा है दोस्तों, तो ये है आपका मध्य भारत कोयला क्षेत्र। यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा मध्य भारत कोयला क्षेत्र, और ये लोकेशन जो आप लोगों का है इस लोकेशन के अंतर्गत आप लोगों का पड़ रहा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। जल्दी से इसको बना लीजिए, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है, दोनों कोयला क्षेत्र हो गए हमारे। प्री के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने कोयला क्षेत्र हैं, तो ये 2 कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप लोगों के लिए पड़ रहे हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, इन दोनों को एक एक करके डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डला हुआ है दोस्तों आप लोगों का, सबसे पहला मध्य भारत कोयला क्षेत्र, तो जल्दी से मध्य भारत कोयला क्षेत्र का हेडिंग डाल लीजिएगा, मध्य भारत कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र मतलब पूर्व के अंतर्गत, जो मैंने आप लोगों को मैप के अंतर्गत बनाया हुआ भी था, मध्य भारत कोयला क्षेत्र किधर पड़ रहा है, पूर्व में आप लोगों का पड़ रहा है, इतना हमारे अंदर क्लियर है। लेकिन ये कौन कौन से जिलों के अंतर्गत पड़ रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों का लिखा हुआ है कि मध्य भारत कोयला क्षेत्र का जो विस्तार है वह सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल और उमरिया, टोटल 5 जिलों के अंतर्गत आप लोगों का पड़ रहा है। सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल और उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 5 जिलों के अंतर्गत ये आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर इसे दोस्तों विंध्य कोयला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र को विंध्य कोयला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विंध्याचल के आसपास पड़ रहा है, इसलिए इसको विंध्य कोयला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्रीलिम्स में आ सकता है कि मध्य प्रदेश में किस
क्षेत्र को विंध्य कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र को नाम से जाना जाता है। अब मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक बार हम लोग मध्य भारत कोयला क्षेत्र के सारे कोयला क्षेत्र को देख लेते हैं, फिर उसके एक एक कोयला क्षेत्र को हम लोग पढ़ते हैं और विथ मैपिंग हम लोग सारी चीजों को कर रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, आपका सोहागपुर कोयला क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों। एक सोहागपुर कोयला क्षेत्र के बाद में फिर है सिंगरौली कोयला क्षेत्र, फिर है जोहिला नदी का कोयला क्षेत्र, फिर है उमरिया नदी का कोयला क्षेत्र, और मतलब उमरिया क्षेत्र, उमरिया का कोयला क्षेत्र, उमरिया के कोयला क्षेत्र के बाद में फिर लास्ट आ जाता है कोरार का क्षेत्र, है ना। तो ये इतना है। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों कि कहाँ कहाँ पर है मध्य भारत कोयला क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे थे। मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे थे, इसमें पहला देख रहे थे हम लोग सोहागपुर कोयला क्षेत्र। इसका आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, सोहागपुर कोयला क्षेत्र। सोहागपुर कोयला क्षेत्र से प्री में क्या, पहले तो प्री की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेंस की बात करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आप लोगों को लिखना है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, शहडोल जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि सोहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो शहडोल जिले के अंतर्गत पड़ता है। फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये, सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, सोहागपुर ही है। फिर उसके बाद में जब सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, 4142 वर्ग किलोमीटर। तो याद भी हो जाएगा, 4142 वर्ग किलोमीटर आसान है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र शहडोल जिले में 4142 वर्ग किलोमीटर में है। अब यहाँ पर आपको कौन कौन सी खदानें मिलती है, सोहागपुर के अंतर्गत कौन कौन सी खदानें हैं, तो सोहागपुर के अंतर्गत है बुढ़ार, अमलाई और धनपुरी। सोहागपुर के अंतर्गत 3 खदानें आपको मिलती है, बुढ़ार, अमलाई और धनपुरी। तो एक मैप बना लीजिए आप लोग, जो कि हम लोग मध्य भारत कोयला क्षेत्र के विषय में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र का एक डिटेल बड़ा हमको मैप बनाना पड़ेगा। जैसे ये हमारा मध्य भारत कोयला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हम लोग डिटेल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले इस लोकेशन के ऊपर लिख लीजिएगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, शहडोल सोहागपुर वाला। तो ये शहडोल सोहागपुर वाला हो जाएगा, ये हो गया आपका सोहागपुर कोयला क्षेत्र। अब इतना ही लिख लो बस, यहाँ पर सोहागपुर ही मात्र लिख लो आप लोग, इतने में आपका काम हो जाएगा। जितने भी ये जो यहाँ पर सोहागपुर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो खदानें हैं वो आप लोग केवल पढ़ लीजिएगा कि बुढ़ार, अमलाई और धनपुरी, ये सोहागपुर कोयला क्षेत्र की कोयला खदानें हैं, और ये आप लोगों को नोट डाउन भी कर लेना है, ठीक है। ये मैप मैं बना दे रहा हूँ मध्य भारत कोयला क्षेत्र का, इसी मैप के अंतर्गत आप लोगों को आगे की चीजें भी करनी है, आप लोग भी मैप बना लीजिए, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य भारत कोयला क्षेत्र, और मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने पहला कोयला क्षेत्र पढ़ा है सोहागपुर कोयला क्षेत्र। अब अगला आप लोगों को हेडिंग डालना है, नेक्स्ट जो हेडिंग डालनी है आपको वो आ जाएगा सिंगरौली कोयला क्षेत्र की। नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी, सिंगरौली कोयला क्षेत्र की आ जाएगी। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है दोस्तों, यह दक्षिण सीधी से लेकर दक्षिण मिर्जापुर तक है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो सिंगरौली में पड़ता है, लेकिन सीधी से स्टार्ट हो जाता है। तो सीधी से लेकर के तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक ये दोस्तों आप लोगों का पड़ रहा है। और ये एरिया कितना है इसका, 2330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत है, 2330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और यहाँ पर आपको झिंगुरदह, नोनागर के अंतर्गत कोयले की लेयर्स मिलती है, झिंगुरदह और नोनागर के अंतर्गत कोयले की लेयर्स मिलती है। तो जो हम लोगों का मैप था, जो आप लोगों के पास में बना हुआ है, उसी के अंतर्गत आप लोगों को इसको ऐड कर देना है। इसके पहले सोहागपुर कोयला क्षेत्र आप लोगों का ऐड था, सोहागपुर कोयला क्षेत्र के बाद में आप लोग इसको ऐड कर दीजिए। सोहागपुर कोयला क्षेत्र मैंने यहाँ पर बनाया था आपके लिए, ये हो गया आपका सोहागपुर कोयला क्षेत्र। और इसके बाद में हम लोग अब पढ़ रहे हैं सिंगरौली कोयला क्षेत्र, तो ये दूसरा कोयला क्षेत्र है। मध्य भारत का कोयला क्षेत्र यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मध्य भारत का कोयला क्षेत्र यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंगरौली। चलो भाई साहब, अब इसके बाद आगे की बात करें दोस्तों, अगर हम लोग नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो अगला जो कोयला क्षेत्र आ जाता है उसका नाम क्या है आपका, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है जोहिला नदी का कोयला क्षेत्र। जोहिला नदी का कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, जोहिला ये उमरिया के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। हम लोग मध्य भारत का कोयला क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सोहागपुर कोयला क्षेत्र पढ़ा है।
एक हमने पढ़ लिया सिंगरौली का कोयला क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जोहिला नदी का कोयला क्षेत्र। ये भी उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही पड़ता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि जोहिला नदी का कोयला क्षेत्र कहाँ पर पड़ रहा है, कौन से जिले के अंतर्गत पड़ रहा है, प्री के अंतर्गत आ सकता है। तो ये उमरिया जिले के अंतर्गत पड़ रहा है। इसका एरिया कितना है, 39 वर्ग किलोमीटर। नोट डाउन करते जाएं दोस्तों आप लोग। जो उमरिया कोयला क्षेत्र है, मतलब सॉरी आपका जोहिला कोयला जो क्षेत्र है, जोहिला कोयला क्षेत्र 39 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र जो है कोरार के दक्षिण से बिरसिंहपुर के निकट तक पड़ता है। मतलब कोरार से लेकर के बिरसिंहपुर तक पड़ता है आपका जो क्षेत्र है, जो कि जोहिला नदी कोयला क्षेत्र है ना। ये कटनी बिलासपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। कटनी बिलासपुर रेलवे लाइन पर स्थित होने के कारण यहाँ से जो भी कोयला प्रोडक्ट होता है, उत्पादित होता है, वो रेलवे के माध्यम से दूर दूर तक जा सकता है। ये थोड़ा सा बेनिफिट है इसका। तो हम लोग मध्य भारत कोयला क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें सोहागपुर पढ़ लिया है, सिंगरौली पढ़ लिया है, जोहिला कोयला नदी क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ लिया है। जोहिला कोयला नदी क्षेत्र भी कहाँ पर पड़ रहा है, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ कोयला क्षेत्र के ऊपर आते हैं। फोर्थ कोयला क्षेत्र है हमारा उमरिया कोयला क्षेत्र। फोर्थ कोयला क्षेत्र है हमारा उमरिया कोयला क्षेत्र। उमरिया कोयला क्षेत्र जो है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। प्री में आ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो उमरिया कोयला क्षेत्र है। उमरिया जिले के अंतर्गत ही पड़ता है। क्षेत्रफल भी इसका याद रख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। 15.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर कोयले की 6 लेयर्स हैं, लेकिन उनमें से 4 के अंतर्गत ही उत्पादन हो रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ उमरिया कोयला क्षेत्र की। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, 15.5 वर्ग किलोमीटर का है, और 6 लेयर्स मिलती है, लेकिन उनमें से 4 के अंतर्गत ही उत्पादन हो रहा है। अब जो 2 यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए थे, उसके अलावा 2 और हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। एक तो आपका ये है जोहिला नदी का कोयला क्षेत्र दोस्तों, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है, जोहिला नदी का कोयला क्षेत्र है। और एक आपका स्वयं उमरिया का ही कोयला क्षेत्र है ना। उमरिया का कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। उमरिया का जो कोयला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। अब मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने 4 कोयला क्षेत्र पढ़ लिए। एक लास्ट कोयला क्षेत्र इसके अंतर्गत अब हमारा बच गया है, और लास्ट कोयला क्षेत्र हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कोरार कोयला क्षेत्र। लास्ट कोयला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, कोरार कोयला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 24 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पर 4 पड़ते हैं। कोरार कोयला क्षेत्र भी उमरिया जिले के अंतर्गत पड़ता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कोरार कोयला क्षेत्र मध्य भारत कोयला क्षेत्र का 5वां कोयला क्षेत्र, उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है, 24 वर्ग किलोमीटर का है, और यहाँ पर आप लोगों को 4 लेयर्स मिलती हैं कोयले की। इतना बहुत है दोस्तों हम लोगों के लिए। इतने में आपका प्री का काम भी हो जाएगा, मेंस का काम भी हो जाएगा। प्री में तो बस यही पूछा जाना है कि कितने एरियाज हैं, उसके बाद इनमें से मध्य भारत का कोयला क्षेत्र में से कौन सा कोयला क्षेत्र है, कौन सा नहीं है। 5 कोयला क्षेत्र मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उन 5 के आपको बस नाम याद होने चाहिए, तो आप प्रीलिम्स का प्रश्न बना लोगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र में कौन कौन से आ गए, सोहागपुर आ गया, सिंगरौली आ गया, जोहिला आ गया, उमरिया आ गया, और कोरार का कोयला क्षेत्र। तो 5 कोयला क्षेत्र कहां पर पड़ रहे हैं आपके, ये पड़ रहे हैं आपके भाई साहब मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। फिर सेकंड जो है इसका हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का। सेकंड का हेडिंग डाल लीजिए मित्रों दोस्तों, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र कुछ नदी घाटियों के अंतर्गत पड़ता है। तो प्री में पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र कौन सी नदी घाटी के अंतर्गत पड़ता है, या कौन सी नदी घाटी के अंतर्गत नहीं पड़ता है। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र दोस्तों नर्मदा, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र नर्मदा, कन्हान है ना। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र नर्मदा, नर्मदा के बाद में कन्हान और पेंच नदी घाटियों के अंतर्गत स्थित है। मतलब 3 नदी घाटियों में आपको सतपुड़ा कोयला क्षेत्र मिलता है। ठीक है। इसका एक अलग से मैप बनाएंगे हम लोग। मध्य भारत का हमने बना ही लिया है। ठीक है। कोरार और ऐड कर लीजिएगा, वहीं उमरिया के पास में कोरार और ऐड कर लीजिएगा आप लोग, और इसका सतपुड़ा का हम लोग अलग से बनाएंगे मैप। सतपुड़ा के अंतर्गत कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं, जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं। सतपुड़ा के अंतर्गत आपके जो कोयला क्षेत्र हैं, एक तो मोहपानी है, दूसरा शाहपुर तवा है, फिर उसके बाद में आपका कन्हान नदी घाटी वाला है, और पेंच नदी घाटी वाला है। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत 4 कोयला क्षेत्र आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कितने हैं, 4 कोयला क्षेत्र हैं। पहला इसके अंतर्गत आ जाता है दोस्तों मोहपानी, मोहपानी कोयला क्षेत्र।
मोहपानी कोयला क्षेत्र कौन से जिले के अंतर्गत पड़ता है? तो नरसिंहपुर और नर्मदापुरम दोनों जिले के बीच के अंतर्गत ये पड़ रहा है। नरसिंहपुर और नर्मदापुरम के बीच में ये पड़ रहा है। यहाँ कोयला साधारण प्रकार का है, मतलब ज्यादा अच्छा कोयला नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहीं पर एक स्टार बना के नोट डाउन कर लीजिए। मध्य प्रदेश के अंतर्गत बिटुमिनस कोयला मिलता है। मध्य प्रदेश में कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस दोस्तों कोयला मिलता है। ठीक है, कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट और पीट, 4 प्रकार का कोयला होता है। उसके अंतर्गत जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस दूसरा सबसे अच्छा कोयला होता है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कोयले की जो दूसरी सबसे अच्छी किस्म है, जो बिटुमिनस कोयला है, वो मिलता है। ठीक है, मोहपानी कोयला क्षेत्र आप लोगों ने हेडिंग डाला हुआ था, नरसिंहपुर और साथ में कहां पर पड़ रहा है? नरसिंहपुर के साथ साथ ये नर्मदापुरम में पड़ रहा है। साधारण कोयला मिलता है, किंतु मुंबई और जबलपुर रेलवे लाइन के निकट होने के कारण यहाँ से उत्खनन अच्छा हो रहा है और लाभप्रद भी है। मैंने बताया था यहाँ पर रेलवे लाइन होती है, तो वहां पर अगर कोयले का उत्पादन किया जा रहा है तो रेलवे के माध्यम से उसको दूर दूर तक भेजा जा सकता है, इसलिए वहां से कोयला उत्पादन करना लाभप्रद हो जाता है। तो भाई साहब ये हो गया आपका पहला, जिसका नाम है मोहपानी नरसिंहपुर कोयला क्षेत्र। और ये नरसिंहपुर के साथ साथ कहाँ पर है? नर्मदापुरम के अंतर्गत पड़ रहा है। आप लोग फटाफट एक मैप बना लीजिए, जिसके अंतर्गत आप लोगों को सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से संबंधित जो सारी बातें हैं उनको नोट डाउन यहाँ पर दोस्तों करना है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में हमने कौन सा पढ़ा? मोहपानी कोयला क्षेत्र, जो कि यहाँ पर पड़ता है। ये आप लोग लिख लीजिए, मोहपानी कोयला क्षेत्र, मोहपानी कोयला क्षेत्र। मोहपानी कोयला क्षेत्र कौन से जिलों के अंतर्गत पड़ रहा है? ये आपको पता ही है, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम के अंतर्गत पड़ रहा है। सेकंड जो इसका कोयला क्षेत्र है उस पर फोकस करते हैं, शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र। तवा नदी के क्षेत्र में मतलब ये, और ये बैतूल और नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत पड़ रहा है। शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र हेडिंग डालो, कहां पर पड़ रहा है? बैतूल और साथ में नर्मदापुरम के अंतर्गत पड़ रहा है। तो ये इस लोकेशन के अंतर्गत की बात हो रही है, यहाँ की दोस्तों ये बात हो रही है। ये आपका शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र। ठीक है, शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र। अब नीचे पॉइंट लिखा तवा नदी की घाटी में है, तो तवा कोयला क्षेत्र का नाम ही है, तो कौन सी नदी घाटी में होगा? तवा नदी की घाटी में ही होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर पाथाखेड़ा क्षेत्र प्रमुख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों कि पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? बैतूल जिले के अंतर्गत पड़ता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पाथाखेड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पर पड़ रहा है? बैतूल जिले के अंतर्गत दोस्तों पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने एक है मोहपानी कोयला क्षेत्र पढ़ लिया है, एक शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र पढ़ लिया है, दोनों की मैपिंग कर ली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से मैंने बताए हैं प्रीलिम्स के लिए, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने बात किया शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र, इसमें इस प्रदेश में जो छोटी छोटी खदानें हैं, बड़ी खदान तो अपन ने देख लिया पाथाखेड़ा है, छोटी छोटी खदान कौन सी? जैसे सोनादा, गुरमंड, मर्दानपुर, दुल्हारा, ब्राह्मणपारा, खापा, ये एक ही है, और तांदसी, ये बैतूल के अंतर्गत जो हम लोग शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहां पर है। फिर से देख लीजिए, सोनादा, गुरमुंड, मर्दानपुर, दुल्हारा, ब्राह्मणपारा, खापा और तांदसी, ये शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली कुछ अन्य छोटी छोटी खदानें हैं। अब क्या सर इनको याद करना पड़ेगा? एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगर 4 ऑप्शन हमारे आते हैं उसमें से पूछ लिया जाता है कि तांदसी कोयला की खदान कौन से कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो कम से कम आंसर तो बना पाए हम लोग, बाकी लोगों से आगे तो निकल पाए हम लोग। ठीक है, अभी जो तवा कोयला क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ का जो कोयला है वो सारणी नामक स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जिसे यहाँ से कोयला प्राप्त होता है। सारणी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बैतूल के अंतर्गत, एनटीपीसी का सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल के अंतर्गत है, एनटीपीसी का। तो जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है वहां से कोयला जाता है सारणी ताप विद्युत केंद्र को, फिर वो जलाते हैं, पानी का भाप बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था आप लोगों को।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाथाखेड़ा का जो कोयला है वो कहाँ जाता है, सारणी ताप विद्युत केंद्र में जाता है, या सारणी ताप विद्युत केंद्र को कहाँ से कोयला मिलता है, तो पाथाखेड़ा, बैतूल और साथ में तवा कोयला क्षेत्र से मिल जाता है। ठीक है, फिर हम लोग इसके तीसरे बिंदु की तरफ बात करते हैं, कन्हान नदी घाटी का क्षेत्र, जो कौन से जिले के अंतर्गत पड़ रहा है, छिंदवाड़ा। कोई सा भी कोयला क्षेत्र है वो कौन से जिले के अंतर्गत पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीलिम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आप लोगों का बन सकता है। तो मैंने बात की आप लोगों से सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की, जिसमें हम लोगों ने अभी तक मोहपानी कोयला क्षेत्र पढ़ा जो कि नरसिंहपुर और नर्मदापुरम में पड़ता है। फिर हम लोग शाहपुरा तवा कोयला क्षेत्र पढ़ा जो कि बैतूल और नर्मदापुरम में पड़ रहा है। फिर हम लोग आ रहे हैं तीसरे के ऊपर जिसका नाम है कन्हान नदी का घाटी का कोयला क्षेत्र, ये छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत है क्योंकि कन्हान नदी छिंदवाड़ा जिले में बहती है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर कौन कौन सी खदानें, दमुआ, कालीन, छपाट, धोरावादी, नीमखेरा, पनारा, जिन्नौर, दातला और जमाई, ये आपकी यहाँ पर खदानें हैं जो पड़ रही हैं कहाँ पर, आपके कन्हान नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत छिंदवाड़ा में। नोट डाउन कर लीजिए, एक बार पढ़ जरूर लेना ताकि कभी मान लो क्वेश्चन आ जाए मेंस में, एक आध दो कोई हम लोग खदान लिख पाए, है ना, तो हम लोग बाकी लोगों से थोड़ा अच्छा हमारे पास का कंटेंट हो जाएगा और उसका फायदा हमें नंबर्स के रूप में मिल जाएगा। तो पढ़ते रहना। ये तो देखो इसमें से प्रीली में क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा कोयला क्षेत्र कौन से जिले के अंतर्गत पड़ रहा है, मेंस मतलब प्रीलिम्स में इतना ही डीपली क्वेश्चन आएगा। लेकिन मेंस के अंतर्गत अगर आप लोग ये लिख पाओ कि भाई साहब जो आपका कोयला क्षेत्र है कन्हान नदी घाटी का कोयला क्षेत्र है उसमें कौन सी खदानें पड़ती है, दो तीन खदानें लिख दोगे तो बाकी लोगों से अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपको एक आध दो नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर नोट डाउन करवा रहा हूँ। जो डी है और फोर्थ वाला है पेंच नदी का घाटी का कोयला क्षेत्र, पेंच नदी छिंदवाड़ा में बहती है, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा पेंच नदी कहलाती है। तो कन्हान का ही एक ये भाग है, कन्हान नदी घाटी का जो कोयला क्षेत्र है उसी का एक भाग है पेंच नदी घाटी का कोयला क्षेत्र। यहाँ पर कौन कौन सी है, बरकुही, चांदा मेटा, परासिया, है ना, और ये पेंच तक लगभग 18 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैली है। बरकुही, चांदा मेटा, परासिया, ये तीन यहाँ पर कोयले की खदानी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ बिखरे हुए क्षेत्र भी हैं यहाँ पर इसी के अंतर्गत, पेंच नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत, गंजनगेह, रेतिया और सिरगोरा, तो ये कुछ और क्षेत्र हैं जहां पर हमारे यहाँ पर कोयला मिल रहा है। तो आप लोगों ने जो मैप बनाया था किसका, आप लोगों ने जो मैप बनाया था सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का, उसके अंतर्गत आप लोग क्या कर लीजिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा स्पीड ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम करके आप लोग देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, अन्यथा आप लोग नोट्स बना पाए थोड़ा सा फास्ट फास्ट लिखिए क्योंकि प्रीलिम्स सर पर है, हम लोगों को जल्दी जल्दी कवर करना है सिलेबस को। हम लोग यहाँ पर थे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत, इसमें दो कोयला क्षेत्र मैंने आप लोगों को बना करके बता दिए थे और दे भी दिए थे। अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं दो कोयला क्षेत्र और, तो एक कोयला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर जिस तरीके का लिखा हुआ है चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर था मोहपानी जो आप लोग लिख चुके हैं, एक यहाँ पर था शाहपुरा तवा वाला, है ना, यहाँ पर था शाहपुरा तवा वाला, एक यहाँ पर था कन्हान वाला, एक यहाँ पर था कन्हान वाला और एक यहाँ पर है उसका नाम है आपका पेंच नदी घाटी का कोयला क्षेत्र। ठीक है, पेंच नदी घाटी का दोस्तों कोयला क्षेत्र, तो ये और है आप लोगों का। तो इतना है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपका कोयला क्षेत्र यहाँ पर खत्म होता है। कोयला क्षेत्र से प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कितना भंडार है, मध्य प्रदेश भंडारण की दृष्टि में कौन सा है, उत्पादन की दृष्टि में कौन सा है, मध्य प्रदेश में कौन सा कोयला मिलता है, बिटुमिनस मिलता है, कौन सी चट्टानों में मिलता है, गोंडवाना में मिलता है और अवसादी चट्टानों में मिलता है। ठीक है, कितने कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ये कोई दे दिया जाएगा जैसे कोरार कोयला क्षेत्र कौन से कोयला क्षेत्र के अंतर्गत पड़ रहा है, तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, विंध्यन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। तो एरिया वाइज इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। फिर कोई कोयला क्षेत्र आपको दे दिया जाए कि आपसे पूछा जाए शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र कौन से जिले के अंतर्गत पड़ता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आप लोगों के आ सकते हैं। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र, उनके एरिया पूछे जा सकते हैं, तो वो प्रीलिम्स में और आप लोगों का बन सकता है। फिर मेंस में आपका आ जाएगा 11 नंबर के अंतर्गत सीधा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको जितना जो कुछ भी हम लोगों ने लिखा है उसमें से मैक्सिमम चीजों को लिखना है,
स्टार्टिंग में 2 कोयला क्षेत्र का अलग से मैप बना देना, फिर उसके बाद में सेकंड और थर्ड मैप जो बनाओगे आप लोग, एक मैप बना देना किसका, केवल और केवल विंध्य भारत के कोयला क्षेत्र का, मध्य भारत कोयला क्षेत्र का, और एक सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का अलग से मैप बना देना। और बाकी जो कुछ हम लोगों ने लिखा है उतना आप लोगों को लिख देना है, इसमें आपका मेंस का काम दोस्तों हो जाएगा। अगला टॉपिक यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। हेडिंग डाल लीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। मध्य प्रदेश के अंतर्गत खनिज का उत्खनन, खनिज को बेचना, है ना, खनिज से जो अयस्क होता है उससे धातु निकालना, उस सब के लिए एक प्राइवेट कंपनी मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है। इसकी स्थापना लिख लीजिए आप लोग 19 जनवरी 1962 को हुई थी। मुख्यालय जल्दी से कर लीजिए, इसका भोपाल के अंतर्गत है। और ये राज्य शासन के द्वारा पूर्णतः स्वामित्व एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की तरह ये काम कर रही है। ठीक है, तो स्थापना 19 जनवरी 1962, मुख्यालय भोपाल, प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका मित्रों, लिख लीजिए आप लोग, लिखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं। उद्देश्य है मुख्य खनिज, मुख्य खनिज मतलब जो हमारे यहाँ पर ज्यादा प्राप्त होते हैं जैसे मैग्नीज, तांबा, हीरा। गौण खनिज जैसे जो हमारे यहाँ पर कम प्राप्त होते हैं जैसे एस्बेस्टस, रॉक फॉस्फेट, ये सब चीजें के उत्खनन और विपणन। उत्खनन मतलब उनको निकालना, विपणन मतलब उनकी मार्केटिंग करना, बेचना, उनकी खोज करना, नया खोज करना, संवर्धन करना, मतलब अगर कच्चा माल प्राप्त हुआ है तो उसको अच्छा करके करना, जैसे गेहूं होता है उसको हम सुधारते हैं फिर बेचते हैं, वैसे उसका संवर्धन करना। अयस्क को धातु में परिवर्तित करना, उसका निर्यात करने में मध्यस्थता करना, मतलब उसको दूसरे देशों में भेजने में मध्यस्थता करना। कोई भी कंपनी अगर उत्खनन कर रही है तो कहीं पर वो निर्यात कर रही है अगर उसको, तो उसमें मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम मदद करता है, ताकि सरकारी कोई अड़ंगा ना आए। और जो कंपनी अगर कोई उत्खनन कर रही, कोई प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया, वो अगर किसी भी मिनरल का, किसी भी खनिज का उत्खनन कर रही है तो आसानी से एक्सपोर्ट कर सके, बेच सके, उसको इन सब में मदद करना इसका काम है। क्योंकि इसके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को भी कुछ पैसा मिलता है और वो राजस्व के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार भी पैसा कमाती है। अब इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम काम क्या क्या करता है, प्रदेश में मुख्य खनिज मैंने बता दिया कौन से, गौण खनिज ये भी बात हो चुकी है। दोनों खनिज संपदाओं का सर्वेक्षण करना, सर्वेक्षण करने का मतलब होता है कि चेकिंग करना कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, करना, और इसके उत्खनन की व्यवस्था करना, सर्वेक्षण करना कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज और मिनरल्स हैं और उनका उत्खनन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके विषय में जो है काम करना। निगम का कार्य जो है शासकीय व निजी दोनों स्तर पर होता है, मतलब ये जो उत्खनन का काम करता है निगम, ये गवर्नमेंट के तौर पर भी उत्खनन करता है और प्राइवेट कंपनियों के साथ में जुड़ करके भी उत्खनन करता है, ये इसका मतलब है। तो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के भी उत्खनन करता है और प्राइवेट कंपनियों के साथ में मिलकर के भी ये उत्खनन करता है। ठीक है, अब आगे की बात करें दोस्तों, तो इधर देख लीजिए, इसका पीडीएफ पूरा टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप लोग का कुछ छूट जाता है तो टेलीग्राम के ऊपर जाकर के आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, वैसे कोशिश करिए कि क्लास के साथ में ही नोट्स बना पाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रीलिम्स सर पर है, थोड़ा सा तो फास्ट करना पड़ेगा तभी जाकर के सिलेबस हमारा कंप्लीट हो पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, मुख्य खनिज का जो उत्खनन कार्य ये करता है वो निजी क्षेत्र को सौंप देता है। जैसे जो बड़े बड़े खनिज हैं जैसे कि हीरा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, कोयला हो गया, वो तो या तो किसी प्राइवेट कंपनी को दे देगा उत्खनन करने के लिए, या फिर प्राइवेट कंपनी के साथ में खुद ज्वाइन हो जाएगा और ज्वाइन होकर के फिर उसका उत्खनन करेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, या निजी क्षेत्र के साथ में संयुक्त खनिज उत्खनन का कार्य करता है। तो जो मुख्य खनिज है उसके लिए तो प्राइवेट कंपनी को दे देगा ये काम, या फिर प्राइवेट कंपनी के साथ में जुड़ करके उसका उत्खनन का काम करता है, मतलब पीपीपी के माध्यम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से उत्खनन का काम करता है मुख्य खनिजों के अंतर्गत। जबकि गौण जो खनिज होते हैं उसका उत्खनन स्वयं निगम ही करता है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम ही करता है। गौण खनिज जैसे एस्बेस्टस, रॉक फॉस्फेट, टाल्क हो गया, घिया जिसको हम बोलते हैं, है ना, इसके अलावा चीनी मिट्टी हो गया, अग्नि मिट्टी हो गया, ये गौण खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्खनन स्वयं मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम से ही
होता है। आगे की बात करें कि उत्खनन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये भी प्राइवेट कंपनियों को उपलब्ध कराता है ताकि वो अच्छे से उत्खनन कर सके। बिजली, पानी, सड़क वगैरह मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम से बनाए जाते हैं, ये सुविधा दी जाती है। सरकार से निगम इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए काम करता है ताकि जो प्राइवेट कंपनी है वो अच्छी तरीके से काम कर सके। ठीक है। कच्चे अयस्क से तैयार अयस्क, जैसे मैंने बताया आपको कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है तो उसको वास्तविक उपयोग लाने लायक कोयले में परिवर्तित करना। ठीक है। और कुछ ऐसे अयस्क हैं जिनके हमारे यहाँ पर क्या मिलते हैं, अयस्क मिलते हैं, जैसे वुल्फ्राम। वुल्फ्राम किसका अयस्क है? टंगस्टन का। तो वुल्फ्राम से टंगस्टन प्राप्त करने में काम करना, वो भी मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम से दोस्तों काम किया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम स्थापना, मुख्यालय, उद्देश्य और कार्य के विषय में यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की। स्थापना मुख्यालय से प्री का प्रश्न होता है। मेंस के अंतर्गत 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम पर टिप्पणी कीजिए। तो स्थापना, उद्देश्य और काम, ये 5 नंबर के हिसाब से आप लोगों के पास में ऑलरेडी है। तो आप लोग इसका प्रश्न दोस्तों उत्तर अच्छी तरीके से लिख लोगे, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दोस्तों आप लोगों को नहीं आएगी, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खनिजों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम की उपलब्धता अभी तक तो नहीं है, लेकिन शहडोल में कुछ संकेत मिले हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए कि पेट्रोलियम की उपलब्धता मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन शहडोल में संकेत मिले हैं। कुछ आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम के संकेत कहां पर मिले? तो शहडोल के अंतर्गत मिले। सूरमा जबलपुर में उत्पादित किया जाता है। सूरमा वही जो हम लोग आंखों के अंतर्गत लगाते हैं, सूरमा, वो जबलपुर के अंतर्गत उत्पादित किया जा रहा है। ये आईएमपी क्वेश्चन प्रीलिम्स का हो सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नीज अयस्क की जो भरवेली खान है वो एशियाई उपमहाद्वीप की, मतलब कि एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत क्रियाशील खान है। मैग्नीज की खान है भरवेली, जो कि बालाघाट के अंतर्गत पड़ती है, वो एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खान है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खान है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्री के अंतर्गत क्वेश्चन हो सकता है। देश की सबसे मोटी कोयला की सतह झिंगुरदह सिंगरौली के अंतर्गत है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। देश की सबसे मोटी कोयले की लेयर झिंगुरदह है, सिंगरौली के अंतर्गत पड़ती है, और ये 135 मीटर मोटी है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि वो कितने मीटर मोटी है। प्री में ये भी प्रश्न आप लोगों का पूछा जा सकता है कि कितने मीटर मोटी है। तो 135 मीटर मोटी है झिंगुरदह। ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर कटनी और जबलपुर जिले में जो संगमरमर पाया जाता है वो इटालियन संगमरमर के समान है। इटली में जो संगमरमर मिलता है उस तरीके का है। कहाँ कहाँ पर? कटनी और जबलपुर का संगमरमर इटालियन संगमरमर के समान है, इसलिए इसको बहुत अलग दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कटनी और जबलपुर का संगमरमर कहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह अमेरिका, पनामा, यमन, कुवैत, नाइजीरिया को निर्यात किया जाता है। अमेरिका, पनामा, यमन, कुवैत, नाइजीरिया, अमेरिका, पनामा, यमन, कुवैत, नाइजीरिया को कटनी और जबलपुर का संगमरमर भेजा जाता है, जो कि इटालियन संगमरमर के समान है दोस्तों। तो ये प्रश्न अलग से आप लोगों का हो सकता है और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रश्न आप लोगों का अलग से पूछा जा सकता है, सिंगल। अगला टॉपिक है आप लोगों के लिए, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कटनी के सलीमनाबाद के पास, ये सलीमनाबाद है दोस्तों ना, कटनी के सलीमनाबाद, कटनी के सलीमना कटनी के सलीमनाबाद, कटनी के सलीमनाबाद के पास स्टोन पार्क बनाया जा रहा है। मतलब उसमें अलग अलग प्रकार के स्टोन आप लोगों के लिए रखे जा रहे हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार के स्टोन। ओके। रॉक फॉस्फेट का खनन मध्य प्रदेश खनिज निगम कर रहा है। जैसा मैंने बताया था कि कम महत्वपूर्ण खनिजों का उत्खनन स्वयं खनिज विकास निगम ही कर रहा है।
फिर उसके बाद नर्मदा गॉर्ज जो है, मतलब जो जबलपुर के अंतर्गत नर्मदा का गहरा गड्ढा है। कटनी मुंडवारा क्षेत्र जो कि कटनी के अंतर्गत है। मंडला डिंडोरी का मुगदरा पहाड़ डोलोमाइट के लिए फेमस है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको नया मिल रहा है। ये नर्मदा गॉर्ज, कटनी मुंडवारा क्षेत्र, डिंडोरी मंडला क्षेत्र, उसका मुगदरा जो क्षेत्र है वहां पर डोलोमाइट मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत डोलोमाइट कहाँ मिलता है। 4 स्टेटमेंट दे दिया है, 3 उनमें से यही रहे, चौथा रहे उपरोक्त सभी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है। फिर उसके बाद ताम्र अयस्क भंडार में राजस्थान फर्स्ट है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। ये आप लोग याद रखेंगे बस, है ना। तांबे के भंडार में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे पर है, प्रथम स्थान राजस्थान का है। सिरेमिक जो कि आपको पता होगा कि चीनी मिट्टी के माध्यम से, सिरेमिक एवं फैक्ट्री वर्क्स जबलपुर के अंतर्गत है, जो प्रदेश का सबसे पुराना चीनी मिट्टी की वस्तुओं को बनाने वाला कारखाना है। ये मैंने आपको उस समय नोट डाउन करवा दिया था, अगर अभी करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो उस समय मैंने आप लोगों को नोट डाउन ये करवा दिया था, ठीक है। पहले ये पुरानी क्लासेस में हम लोग नोट कर चुके हैं। फिर पॉटरी उद्योग, पॉटरी उद्योग जैसे अचार का पॉट बना दिया, अचार बनाने का पॉट या सब्जी रखने का पॉट है। तो पॉटरी उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है हमारा, ग्वालियर जिला फेमस है। पॉटरी उद्योग के लिए दोस्तों ग्वालियर जिला हमारा फेमस है। ग्रेफाइट जो है गाइस, ग्रेफाइट को काला सीसा, ग्रेफाइट को काला सीसा या प्लैम्बो भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को काला सीसा या प्लैम्बो भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेफाइट को काला सीसा या प्लैम्बो भी कहा जाता है, ये प्री के अंतर्गत आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद स्लीमनाबाद कटनी में स्टोन पार्क मार्बल हब प्रस्तावित है। स्लीमनाबाद कटनी में स्टोन पार्क मार्बल हब प्रस्तावित है। वहां पर अलग अलग टाइप का मार्बल मिल जाता है। जो लोग भी थोक के भाव मार्बल खरीदना चाहते हैं वो उस स्टोन पार्क में जाकर के वहां से खरीद सकते हैं और ला करके बेच सकते हैं। तो स्लीमनाबाद कटनी में स्टोन पार्क मार्बल हब जो है वहां पर बन रहा है। अब तो बन भी गया होगा, काफी समय से प्रस्तावित था, तो अब तो ये बन भी दोस्तों गया होगा आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलबेड मीथेन, मतलब कि कोयले की खदान से जो मीथेन मिलती है उसका भंडार रिलायंस इंडस्ट्री ने खोदा है। कोयले की खदानों में जो मीथेन मिलती है उसका भंडार रिलायंस इंडस्ट्री ने सोहागपुर के अंतर्गत खोजा है। ये एमपीपीएससी ऑलरेडी प्रश्न कई बार पूछ चुका है। कोयले की खदानों में मिलने वाला मीथेन रिलायंस इंडस्ट्री ने खोजा है सोहागपुर के अंतर्गत, ठीक है। राजस्व जो सरकार को मिलता है, मतलब खनिजों से जो पैसा सरकार को मिलता है, उसमें से अकेला 2/3 पैसा सिंगरौली और सीधी जिलों से, सिंगरौली और सीधी जिलों से, साथ में अनूपपुर और शहडोल जिलों के अंतर्गत जो खनिज प्राप्त होता है उससे मिल जाता है। मतलब पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर सरकार 100 रुपए कमा रही खनिज से, तो इन 4 जिलों से ही 67-68 रुपए इन 4 जिलों से कमा लेगी, ठीक है। सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और शहडोल, 67-68 रुपए इन 4 जिलों से ही कमा रही है मध्य प्रदेश सरकार। ये बात यहाँ पर हो रही है। फिर दोस्तों बालाघाट और जो छिंदवाड़ा का मैग्नीज है वो कहाँ पर निर्यात किया जा रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। बालाघाट और छिंदवाड़ा का मैग्नीज जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस को भेजा जा रहा है। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस को भेजा जा रहा है, ठीक है। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस को मित्रों ये भेजा जा रहा है। बालाघाट और छिंदवाड़ा का मैग्नीज जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस को भेजा जा रहा है, ठीक है। ओके गाइस, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है स्टोन पार्क की स्थापना कटनी में की जा रही है। ये तो आपको पहले से पता है, लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो 2 बार नोट डाउन हो जाएगा। तो कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है, कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद बैतूल जिले में हमारे यहाँ पर टिन मिलता है, ये नोट डाउन कर लीजिए। कोयले को काला हीरा कहा जाता है। बैतूल के अंतर्गत क्या मिलता है, टिन मिल जाता है हमको, ठीक है। बैतूल के अंतर्गत टिन मिल जाता है। डायोस्पोर खनिज उत्पादन में हम लोग सेकंड नंबर पर है।
तो डायस्पोर एक खनिज होता है दोस्तों, उसके प्रोडक्शन में हम लोग सेकंड नंबर पर हैं, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। डायस्पोर के प्रोडक्शन में हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं, सेकंड हमारा स्थान है। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, जो कुछ भी छूटा हुआ है इस पीपीटी के अंतर्गत से। लास्ट पीपीटी आप लोगों का खनिज का आ जाएगा। अगली जो हमारी क्लास होगी दोस्तों वह होगी आपके उद्योगों की। मध्य प्रदेश में उद्योगों की हमारी अगली क्लास होने वाली है। जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा, लास्ट है दोस्तों लास्ट पीपीटी, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कुछ खनिज हैं जो कि बहुत कम मात्रा में मध्य प्रदेश में मिलते हैं, वो कौन कौन से जिलों के अंतर्गत मिल रहे हैं। तो जो पहला जिला है वो भी याद कर लोगे ना इसमें से, तो भी आपका काम हो जाना है। बाकी जितने भी जिले हैं वो नोट डाउन जरूर कर लेना, लेकिन पहला जिला जो है उससे आपका काम हो जाना है। जैसे सूरमा, मैंने बोला आंखों में लगाने वाला सूरमा, ये कहाँ पर मिलता है, जबलपुर के अंतर्गत मिलता है। एक पाइराइट करके खनिज है दोस्तों, ये टीकमगढ़, देवास और धार में मिलता है। आप टीकमगढ़ भी याद कर लोगे पाइराइट में तो भी आपका काम हो जाएगा। टीकमगढ़, देवास और धार में मिलता है पाइराइट। फिर सीसा कहाँ मिलता है, सीसा हमारे यहाँ होशंगाबाद, दतिया और शिवपुरी में मिलता है। तो अगर आप लोग होशंगाबाद भी मात्र याद कर लोगे सीसे के अंतर्गत तो भी आपका काम हो जाएगा। सीसा कहाँ पर मिलता है, होशंगाबाद में मिलता है, दतिया में और शिवपुरी के अंतर्गत मिल रहा है। फिर इधर देखो घिया या टाल, वही सेलखड़ी, ये आपको भेड़ाघाट जबलपुर के अंतर्गत मिलता है। घिया या टाल भेड़ाघाट जबलपुर के अंतर्गत मिल रहा है आपको। डायस्पोर जो है वो छतरपुर के अंतर्गत मिलता है, डायस्पोर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा जबलपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला ही है दोस्तों सब में। फर्स्ट वाला याद कर लोगे तो भी आपका प्रीलिम्स का काम हो जाएगा। गेरू पत्थर कहाँ पर मिलता है, सबसे ज्यादा सतना में। गेरू पत्थर का उत्पादन सबसे ज्यादा सतना में होता है। गेरू क्या होता है, जो मांग में भरती है महिलाएं, लाल कलर का होता है गेरू, उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहीं पर हो रहा है तो वो सतना में हो रहा है। ग्रेनाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों, ग्रेनाइट कहाँ पर है, ग्रेनाइट पन्ना में मिलता है, छतरपुर, सागर और दतिया में। तो ग्रेनाइट ज्यादातर कहाँ मिल रहा है आपको, पन्ना के अंतर्गत मिल रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। ग्रेनाइट जो है पन्ना के अंतर्गत मिल रहा है। जिप्सम शहडोल में सबसे ज्यादा मिल रहा है। फर्स्ट जिला जो है वो भी आप लोग कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बाकी बाकी की जिले नोट डाउन करके रख लें, लेकिन फर्स्ट वाले के पर आप लोग क्या कर लें, बिल्कुल एकदम आईएमपी लिख लें कि वो तो हमें याद होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे पायराइट का टीकमगढ़ हो गया, टाल्क का भेड़ाघाट जबलपुर हो गया, सूरमा का आपका हो जाएगा जबलपुर, फिर सीसा का होशंगाबाद, घिया का भेड़ाघाट, गेरू का सतना, ग्रेनाइट का पन्ना, जिप्सम का शहडोल। ये आपको कम से कम याद करके और रखना है। ये क्लास आज की थोड़ी सी फास्ट रही आप लोगों के लिए, लेकिन दोस्तों इसके बाद की जो क्लासेस हैं वो थोड़ा सा स्लो ही रहती हैं आप लोगों की। आप लोग क्लास के अंतर्गत नोट्स भी बना पाते हो, लेकिन एक आध दो क्लास कभी कभी इस तरीके की हो जाया करेंगी, जिससे हम लोग थोड़ा सा स्पीडली चीज़ों को कर पाएँ और हम लोग सिलेबस प्रीलिम्स के पहले कवर कर पाएँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली क्लास हमारी उद्योग की होगी, तो उस क्लास में आप लोग ज़रूर आएँ, वो लाइव क्लास रहेगी आप लोगों की, है ना। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।